वन कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 को भी आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 3 की तरह यहाँ भी आप लोग को नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में ही पढ़ना है। आपने 8 से 9 प्रोग्राम यहाँ पे यूनिट 3 में पढ़े थे और यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम्स आप लोग को जो है इसके अंदर पढ़ने हैं, जिसके बाद आप लोग का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब देखिए, इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां जाके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम अर्षित पांडे, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में। तो ये हमारा हो जाता है नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इसको नाम से ही देखें तो नाम क्या है इसका, हेल्थ इंटरवेंशन। देखो, इंटरवेंशन का मतलब होता है कुछ चेंजेस करना। अब यहाँ पे चेंजेस करने का मतलब क्या है कि हेल्थ में चेंज करना, यानी हेल्थ को थोड़ा सा इंप्रूव करना है ना। और किसकी हेल्थ में, स्पेशली यहाँ पे फोकस होगा हमारी मदर और चाइल्ड, ठीक है। जो माँ और बच्चे की हेल्थ पे जो है कह सकते हो फोकस करने वाला प्रोग्राम है, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। तो ये प्रोग्राम हमारा बेसिकली कह सकते हो हमारी एक कह सकते हो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारे फिर हमारी एक बॉडी होती है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, ठीक है। तो इसके अंडर में ये प्रोग्राम हमारा रन करता है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है RMNCH+A के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्लस ए का क्या मतलब है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझो कि जैसे न्यूबॉर्न मतलब जो बिल्कुल अभी भी पैदा हुआ है, चाइल्ड मतलब मान लो मतलब कह सकते हो पैदा होने से लेके, है ना, और 10 साल तक की उम्र का बच्चा बच्चा होता है ना, चाइल्ड हम लोग बोलते हैं। और एडोलोसेंट का मतलब क्या होता है। देखो, एडोलोसेंट हम लोग बोलते हैं किशोर अवस्था, ठीक है। देखो, किशोर अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था हमारी वो अवस्था होती है जहां पे जो बच्चा है, ठीक है, वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये कौन सी एज होती है, देखिए 10 से लेके 19 साल तक की वो एज होती है जहां पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कह सकते हो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, मतलब वो युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो 10 से लेके 9 साल तक 19 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे एडोलोसेंट कह सकते हो, एडोलोसेंट कैटेगरी में डालते हैं। इसको किशोरावस्था बोल सकते हो आप लोग। तो उनकी हेल्थ का भी ध्यान यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंडर में रखा जाता है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ जो बच्चा पैदा हो गया सिर्फ उसी पे हमें फोकस करना है, बल्कि लगभग आप कह सकते हो पैदा होने से लेके 19 साल तक की एज तक यहाँ पे इस प्रोग्राम में फोकस करा जाता है। और यहाँ पे प्लस का मतलब है कंटिन्यूम ऑफ केयर। देखो, कंटिन्यूम मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस से आ जाता है कि हमारा कह सकते हो पैदा होने से लेके और 19 साल तक कंटिन्यूअस केयर यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फोकस करता है कि जो भी हमारी मदर्स है, न्यू बॉर्न है, चिल्ड्रन है और एडोलेसेंट है, ठीक है, इन सभी की हेल्थ यहाँ पे इंप्रूव हो। और यहाँ पे वही चीज है कि प्लस का मतलब है कंटिन्यूम ऑफ केयर, ठीक है, यानी कि केयर हमारी एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। कौन कौन सी, रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी कि जब यहाँ पे बिल्कुल बच्चा कह सकते हो रिप्रोडक्शन स्टेज में है ना, रिप्रोडक्शन हो ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, कि जब यहाँ पे माँ प्रेग्नेंट है, ठीक है, मदर प्रेग्नेंट है। उसके बाद यहाँ पे न्यू बॉर्न, बिल्कुल जब अभी बच्चा पैदा हुआ है। फिर यहाँ पे चाइल्ड एज, यानी कि पैदा होने से लेकर 10 साल तक मान लो। फिर एडोलेसेंट एज। तो इन सभी एज में हमारी जो केयर है वो यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। अब कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करी जाती है वो सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, ये प्रोग्राम किसके लिए है, मदर और चाइल्ड के लिए। तो इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मदर और चाइल्ड है उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, उनकी हेल्थ सही रहे, है ना, उनको बीमारियां कम से कम हो ताकि उनकी मॉर्टेलिटी रेट कम हो। मॉर्टेलिटी का मतलब यहाँ पे जो मदर और चाइल्ड के मरने के केसेस आते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा केस आता है ना कि बच्चे को पैदा करते करते मदर की यहाँ पे डेथ हो गई, ठीक है, या फिर बच्चा ऐसा कभी कभी जो है नहीं, मतलब आप समझ लो, ठीक है, कभी कभी बच्चा भी अलाइव पैदा नहीं हो पाता है। तो उन सभी चीजों को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम फोकस करता है। बाकी ये सेफ प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी पे फोकस करता है। आपको पता है डिलीवरी सेफ तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिलीवरी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो माँ और बच्चे दोनों की जान पे खतरा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन, ठीक है, दोनों को इंप्रूव करने पे फोकस करा जाता है। टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ठीक है, उनमें सभी का कह सकते हो एक्सेस हो, मतलब यूनिवर्सल मतलब कि यहाँ पे सभी जगह पे, है ना, कह सकते हो इंडिया में आप मान लो, इंडिया में सभी जगह पे लोगों को बराबर एक्सेस मिले। और यहाँ पे बेसिकली किसको, मदर और चाइल्ड को। और टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे इस चीज पे भी फोकस करा जाता है कि फैमिली कैसे प्लानिंग करनी है। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत इस चीज पे भी फोकस रखा जाता है कि बच्चे दो ही अच्छे,
है ना? जैसे आप अगर अभी आप लोग देखोगे तो आप लोग को एक और प्रोग्राम पढ़ना है इसके बाद, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो ये जो नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड है, ये बेसिकली उसी के अंडर में आता है। और वो प्रोग्राम यहाँ पे मेनली इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है? हमें फैमिली ढंग से कैसे प्लान करनी है ताकि जो पॉपुलेशन है, ठीक है? उसको यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम के फंक्शनिंग की बात करें कि ये प्रोग्राम किस तरीके से फंक्शन करता है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैटरनल हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। अब इसमें क्या-क्या होता है, सबसे पहला होता है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल मतलब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जब बच्चा माँ के पेट में ही है, ठीक है? तब भी यहाँ पे उसको केयर कर प्रोवाइड करी जाती है। मतलब बेसिकली वही चीज़ है कि प्रेग्नेंट लेडी को केयर प्रोवाइड करी जाती है। रेगुलर जो है चेकअप्स वगैरह जो है ऑफर करे जाते हैं, फ्री चेकअप्स कैंप्स भी यहाँ पे लगते हैं, ठीक है? कि बच्चे की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ठीक है? ताकि यहाँ पे उनमें एनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो, वो हेल्दी रह सके, है ना? और सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फोकस होता है, यानी कि कह सकते हो जो डिलीवरी है, ठीक है? वो सेफ तरीके से हो, है ना? डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। और पोस्टनेटल मतलब कि जब बच्चा पैदा हो चुका है तब भी यहाँ पे उसके बाद भी केयर प्रोवाइड करी जाती है। न्यूबॉर्न हेल्थ, तो यहाँ पे देखिए जो बिल्कुल एक न्यूबॉर्न होता है, ठीक है? मतलब जब बच्चा बिल्कुल पैदा ही हुआ है तो उसकी हेल्थ पे भी यहाँ पे फोकस करा जाता है। ये फोकस करा जाता है कि जो भी न्यूबॉर्न है उसको अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए। मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है तो 1 घंटे के अंदर ही उसको यहाँ पे जो है मदर ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएँ, ठीक है? बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो थर्ड हमारा आ जाता है चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज़। तो यहाँ पे फोकस करा जाता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है? जब बच्चा पैदा हो चुका है तो 0 से लेके कह सकते हो 10 साल तक की एज तक भी जो भी बच्चा है उसको फुल इम्यूनाइज़ेशन प्रोवाइड करा जाए। जैसे आप लोग को पता है ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं वो जैसे पोलियो क्या है, पोलियो 5 साल से कम के बच्चों को ही अफ़ेक्ट करता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत फ़ोकस करी जाती थी कि जो बच्चे हैं, ठीक है? उनको यहाँ पे कोई भी ऐसा वायरल डिज़ीज़ या फिर बैक्टीरियल डिज़ीज़ ना होने पाए, है ना? तो वहाँ पे जो भी इम्यून वैक्सीन्स वग़ैरह होती थी, वो उनको प्रोवाइड करने पे फ़ोकस करी जाती हैं, आज भी करी जाती हैं। बाकी मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि चाइल्डहुड के टाइम देखने को मिलती हैं, जैसे बच्चों को डायरिया बहुत होता है, निमोनिया वग़ैरह हो सकता है, तो इन सभी के मैनेजमेंट पे फ़ोकस करा जाता है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हमारे बहुत सारे ऑफर करे जाते हैं जहाँ पे बच्चों को ऐसे मिड डे मील वगैरह होता है। और भी जैसे अगर आपको पता हो थोड़ा आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह में, ठीक है, कुछ दलिया वगैरह भी ऑफर करे जाते हैं। मतलब ऐसे न्यूट्रिशनल हमारे फूड ऑफर करे जाते हैं जो कि बच्चों की हेल्थ को थोड़ा सा इंप्रूव करें। और अवेयरनेस एंड आउटरीच की बात करें तो यहाँ पे हमारी आशा वर्कर्स होती हैं जो कि ऐसी जगहों पे जाके भी हमारा अवेयरनेस फैलाती हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे नॉर्मल कह सकते हो हेल्थ हो सकता है, वहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेस उतना आसान ना हो, वहाँ पे भी हमारी आशा वगैरह जाके जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन-कौन सी स्कीम यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंडर में चलती है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी आरएमएनसीएच प्लस है, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? तो इसके अंदर देखिए एक स्कीम हमारी है जननी सुरक्षा योजना। अब ये जननी सुरक्षा योजना क्या है? ये हमारी फोकस करती है सेफ मदरहुड स्कीम टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। अब देखो एक चीज़ समझना, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे ज़्यादातर मतलब जो डिलीवरीज़ होती थी वो घर पे ही हो जाती थी, है ना? मतलब आज भी थोड़ा बहुत, अगर बहुत रेयर केस में आप लोग देखोगे, वैसे तो आजकल ज़्यादातर डिलीवरीज़ हॉस्पिटल्स में ही होती हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे जो कह सकते हो बहुत ज़्यादा आउट एरिया है, वहाँ पे आज भी ऐसी घरों पे डिलीवरी होती है जो कि अब बहुत अनसेफ हो चुकी है। जैसे पहले तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है? वैसे आपको पत आप अच्छा आप लोगों में से क्या किसी की डिलीवरी घर पे हुई है? बाय द वे आपको पता है मेरी डिलीवरी भी एक्चुअल में घर पे ही हुई थी। हम लोग के टाइम पे इतना नहीं था, ठीक है? और थोड़ा बहुत हम लोग ऐसा गाँव एरिया से बिलॉन्ग भी करते थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा मतलब उस टाइम नहीं होता था कि हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी हो। क्या आप में से किसी की हुई है तो बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है? कि आप लोग हॉस्पिटल में ही पैदा हुए हो। बाकी आजकल तो आपको पता है हर कोई हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे फ़ोकस करा जाता है कि भाई जो डिलीवरीज़ हैं वो हॉस्पिटल में ही हो, है ना? इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल से ही है ना? मेडिकल इंस्टीट्यूट से हुए। और अब बाकी प्रोवाइड्स कैश इंसेंटिव, यानी कि यहाँ पे देखिए जो भी हमारी ऐसी महिलाएँ हैं जो कि या तो बिलो पॉवर्टी लाइन है या तो जिनके घर में बहुत ही लो इनकम है, ठीक है? तो उनको यहाँ पे कैश इंसेंटिव मतलब कुछ कैश भी दिया जाता है ताकि वो यहाँ पे अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें, है ना? अपने लिए न्यूट्रिशनल जो भी यहाँ पे फूड्स हैं वो ऑफर का वो खरीद सकें, वो खा सकें। उसके बाद यहाँ पे जननी शिशु सुरक्षा योजना, यहाँ पे देखिए इसमें फोकस करा जाता है कि जो माँ है और ठीक है बेटे हैं, तो यहाँ दोनों पे ही फोकस करा जाता है। जैसे दोनों का है नाम, शिशु भी है, जननी भी है। तो यहाँ पे ये फ्री सर्विसेज हमारी प्रेग्नेंट वुमेन और जो भी सिक न्यूबॉर्न है, मतलब ऐसे न्यूबॉर्न जो यहाँ पे बीमार है। जैसे आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो कि बीमार होते हैं तुरंत, ठीक है? तो उनको भी हमारी सर्विसेज यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू ऑफर करी जाती हैं।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारी फ्री डिलीवरीज ऑफर करी जाती है, नॉर्मल चाहे सी सेक्शन हो। उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं जो भी यहाँ पे बीमारियां होती हैं। डायग्नोस्टिक्स टेस्ट हमारे ऑफर करे जाते हैं, जैसे आप लोग को पता हो कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड यहाँ पे बहुत जरूरी होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफर करी जाती हैं, अगर लोगों को नॉलेज हो तो, ठीक है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे अगर जरूरी है, अगर यहाँ पे लग रहा है कि जो मदर है, ठीक है, वहाँ पे उसके अंदर खून की कमी हो रही, तो वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज भी ऑफर करी जाती हैं। और जो भी डाइट है, अगर यहाँ पे जो मान लो डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, और मदर अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में स्टे कर रही है और अगर वो या उनके घर वाले जो है वो खुद से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वहाँ पे उनको जो है डाइट वगैरह भी ऑफर करी जाती है। फिर एक हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर, राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये जो हमारा चाइल्ड हेल्थ, ये हमारा कह सकते हो ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारी चाइल्ड हेल्थ को स्क्रीन करता है। मतलब देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे टेस्ट करा जाता है कि कहीं उनके अंदर मतलब उनकी डायग्नोसिस वगैरह टाइम टू टाइम करी जाती है कि उनके अंदर कोई भी बीमारी तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा 4 डीज पे फोकस करता है। देखो 4 डी का मतलब है कि 4 तरह के डी पे फोकस करता है। डी का मतलब क्या है, देखो पहला डी है डिफेक्ट एट बर्थ, यानी कि कैसे, ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा पैदा हुआ है कहीं बीमारी के पैदा होने के टाइम उसके अंदर तो कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद देखो दूसरे डी का मतलब है डिजीजेस से, ठीक है, कि कहीं उनको यहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं है। फिर तीसरे डी का मतलब है डेफिशिएंसी से, कहीं उनको यहाँ पे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जैसे एनीमिया, मतलब क्या होता है खून की कमी हो जाना, है ना, किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब यहाँ पे वो धीरे धीरे आगे डेवलप होंगे तो डेवलपमेंट के टाइम उनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे बहुत सारे लोगों की हाइट बहुत कम रह जाती है, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके अंदर कुछ चीजें नहीं डेवलप होते हैं, उनका ब्रेन नहीं, कुछ लोगों का ब्रेन नहीं डेवलप हो पाता है। तो इन सभी चीजों पे हमारा यहाँ पे ये प्रोग्राम फोकस करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है ये हमारा फ्री एंटीनेटल चेकअप्स ऑफर करता है। मतलब वही चीज है कि जैसे मान लो जब ये जो एक प्रेग्नेंट लेडी है तो वहां पे उसके जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं तो वो सारे फ्री में यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू ऑफर करे जाते हैं। और ये 9th ऑफ एवरी मंथ को जो है ऑर्गेनाइज होता है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। और यहाँ पे इसका फोकस होता है कि जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कुछ प्रेगनेंसी ऐसा होता है ना कि वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है अगर यहाँ पे बिल्कुल भी डिले हुआ, है ना, तो वहां पे इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं। कहीं कहीं जो है बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर अर्ली डायग्नोसिस, जब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो बच्चे की हेल्थ वगैरह का स्टेटस पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि भाई कब डिलीवरी हो सकती है और कब यहाँ पे करा लेनी चाहिए, है ना, और सी सेक्शन हो सकती है कि नॉर्मल हो सकती है। तो ये सभी चीजों पे हमारा ये जो है कह सकते हो फोकस होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लक्ष्य प्रोग्राम। तो ये हमारा फोकस करता है इंप्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ केयर ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। देखिए यहाँ पे ये फोकस करता है कि जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, जो यहाँ पे डिलीवरी के टाइम है, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम भी और डिलीवरी के बाद भी यहाँ पे जो उनकी लाइफ है वो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रहे, क्योंकि आपको पता है बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, एक बच्चे को पालने में, पैदा करने में, है ना, अपने एक माँ को बहुत तकलीफ होती है पेट के अंदर रखने में। तो कहीं तो उस टाइम ऐसा ना हो कि उनकी जो लाइफ है, ठीक है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट ना हो, इन सभी चीजों पर फोकस करता है। यहाँ पे ये फोकस करता है कि जो भी लेबर रूम है ना, वो बहुत बेटर हो, मतलब जहाँ पे भी डिलीवरी वगैरह होनी है वहां पे सारी चीजें अवेलेबल हो, वहां पे जो स्टाफ है वो प्रॉपर स्किल्ड हो, और यहाँ पे मैटरनल और न्यू बॉर्न डेथ यहाँ पे रिड्यूस हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो कि डिलीवरी करते समय ही किसी की भी जान चली जाए। तो इन सारी चीजों पे हमारे प्रोग्राम फोकस करते हैं। अब देखिए इसका आउटकम क्या निकल के आया। आउटकम यही है कि हमारा जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफी कम हो गया। जैसे अब आपको भी पता है ऐसे केसेस कम ही सुनने को मिलते हैं कि किसी का बच्चा पैदा करते समय किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो ऐसे केसेस डेफिनेटली काफी कम हुए हैं। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बहुत इंक्रीज हुई है। देखिए ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि आजकल सभी लोगों के बच्चे हॉस्पिटल्स में ही पैदा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्यूनाइजेशन कवरेज भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आज के दिन में इम्यूनाइज हो पा रहे हैं, है ना। कोरोना की वैक्सीन भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों को यहाँ पे लगा ही दी गई है, अगर वो खुद से पीछे नहीं हटे, ठीक है, जगह जगह पे कैंप्स जरूर ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरियाज। अब यहाँ पे आपको पता है गांव गांव में भी जो है सर्विसेज का एक्सेस बहुत बड़ा है आशा वर्कर्स के थ्रू, और यहाँ पे जो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हैं, तो इन सभी के थ्रू गांव में भी हमारा जो है इन हेल्थ केयर जो है फैसिलिटीज का एक्सेस जो है बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सा जो है मदर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। और अब हम लोग बात करते हैं नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो जो अभी आपने प्रोग्राम देखा वो कह सकते हो है तो इसी का पार्ट, ठीक है, बाकी ये हमारा क्या, ये हमारा एक ब्रॉड प्रोग्राम हो गया। तो ये क्या करता है, ये ओवरऑल फैमिली वेलफेयर पे फोकस करता है। देखो वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, ठीक है, और फैमिली मतलब कि ओवरऑल फैमिली की भलाई। अब एक चीज समझो यहाँ पे
वैसे इसका नाम तो यही है कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे ये भलाई किस तरीके से करता है, यहाँ पे इसका मेन फोकस यही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जाए, ठीक है? मतलब यहाँ पे ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो भी फैमिली प्लानिंग है, वो सही तरीके से हो, है ना? 2 ही बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे करे जाएँ, ठीक है? इन सभी चीज़ों पे यहाँ पे ये फ़ोकस करता है। तो अगर हम लोग देखें तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जो कि 1952 में ही लॉन्च कर दिया गया था। तो आप लोग देख रहे हो कि ये बहुत पहले लॉन्च हो चुका था, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन यहाँ पे उस टाइम से बढ़ती ही जा रही थी, आज भी बढ़ती ही जा रही है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये हमारा एक अर्लीएस्ट प्रोग्राम है, मतलब कह सकते हो बहुत पहले ही हमारे ये प्रोग्राम लॉन्च हो गया था, ठीक है? और अगर हम लोग बात करें तो दिस प्रोग्राम हमारा फोकस करता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ठीक है? मतलब ये फोकस करता है कि जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हो, है ना? और यहाँ पे जो मदर और चाइल्ड हैं उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो बाय प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। अब आपको पता है जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अब एक बच्चा पैदा हो चुका है, ठीक है? तो वहाँ पे अब जैसे पहले क्या होता था कि 1 साल में 1 बच्चा पैदा हुआ, दूसरे साल में दूसरा भी हो रहा है, तीसरे साल में तीसरा हुआ जा रहा है। वहाँ पे देखिए एक मदर के लिए कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को पेट में पालना। तो ऐसे जब लगातार इतने सारे बच्चे पैदा होते रहते हैं, ठीक है? उनके बीच में कोई ईयर गैप भी नहीं होता है, तो वहाँ पे जो मदर की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को जो है कह सकते हो इम्प्लीमेंट किया गया, जहाँ सबसे पहले तो इस चीज़ पर फ़ोकस किया गया कि पहले तो ब आप बच्चे कम पैदा करिए और फिर यहाँ पे एक से दूसरे बच्चे में एटलीस्ट 2 से 3 साल का तो गैप होना ही चाहिए मिनिमम, है ना? तो इन सभी चीज़ों पे ये प्रोग्राम फ़ोकस करता है। बाकी ये प्रोग्राम हमारा करंटली जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में इम्प्लीमेंट है और अगर हम लोग देखें इसके ऑब्जेक्टिव की तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, ठीक है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को जो है अचीव करना, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल फैमिली को नॉर्मलाइज़ करना, है ना? जैसे पहले लोगों का क्या होता था कि भाई हमारी फैमिली में जब तक कम से कम 3-4 बच्चे ना हो जाए तो लोगों लगता था कि हम लोग पीछे हैं, ठीक है? कुछ एबनॉर्मल उनको लगता था, ठीक है? जबकि आज के दिन में तो 2 से ज़्यादा बच्चे होना एबनॉर्मल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं देखिए प्रमोट तो हुई हैं। अब आपको पता है आजकल तो लोग डेफ़िनेटली आजकल तो एक ही बच्चा ही लोग जो है ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि एक ही बच्चा हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इंडिया में नॉर्मलाइज़ तो हुई हैं। इन सारे प्रोग्राम्स के थ्रू। बाकी यहाँ पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे जो है फ़ोकस किया गया कि इनका इम्प्रूवमेंट हो और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हमारी जो है प्रोवाइड करी गई। देखो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का मतलब है कि यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे जो प्रोटेक्शन वगैरह जैसे कॉन्डम्स वगैरह ऑफर करेंगे, ठीक है? ओरल पिल्स वगैरह और यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी ऑफर करी गई। उसके बाद यहाँ पे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे कम हो, ये सारा चीज़ जो है इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शनिंग की बात करें, कैसे हमारा ये प्रोग्राम फंक्शन करता है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे इसके अंदर आता है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो ये प्रोग्राम हमारा फैमिली प्लानिंग जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड, जैसे कि यहाँ पे कॉन्डम्स वगैरह का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, ओरल पिल्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है और जो यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होती हैं, ठीक है? उनको भी देता है। जैसे इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ना? कहाँ पढ़ा था? एनडीडीएस में, याद है आप लोग को? यूनिट नंबर 5th में, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोगों ने इसको पढ़ा था। बाकी अगर हम लोग देखें तो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्री और एट लो कॉस्ट। तो या तो ये सारी सर्विसेज फ्री में दी जाती हैं या तो कम से कम लोवेस्ट कॉस्ट पे दी जाती है, ठीक है? ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ कर पाएँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमने अभी देखा है कि एंटीनेटल केयर यानी पैदा होने से पहले, उसके बाद सेफ डिलीवरी सर्विसेज, पोस्ट नेटल केयर, इम्यूनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर ऑफर करी जाती हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे लॉन्च किया जाता है कि यहाँ पे स्मॉल फैमिली के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, कि भाई आप लोग यहाँ पे बड़ी फैमिली करोगे तो बच्चों को पालना कितना मुश्किल है, उनके पीछे कितना खर्चा आता है, ठीक है? सभी को आप ढंग से एजुकेट नहीं कर पाओगे, फिर वो उनको भी और प्रॉब्लम होगी और जितनी स्मॉल फैमिली रहेगी उतना आप लोग के लिए भी मैनेज करना आसान रहेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स यहाँ पे बताए गए लोगों को। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी फोकस किया गया। तो इन सभी चीज़ों पे हमारा यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है फोकस कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखिए जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको यहाँ पे ट्रेन किया गया कि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई, ताकि यहाँ पे वही बात है कि हमारा जो भी माँ है, बच्चे हैं, ठीक है? उनकी हेल्थ यहाँ पे थोड़ा-सा इम्प्रूव रहे, है ना? मोर्टेलिटी रेट हमारे कम से कम हो और यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया, पीएचसीज़ और सीएचसीज़ में। देखो एक चीज़ समझना कि जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था, वो भी इसी के अंडर में फंक्शन करता है। और अगर हम लोग देखें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है आज के दिन में बहुत सारी आशा वर्कर्स हैं, एनजीओज़ हैं और यहाँ पे डोर टू डोर, यहाँ पे जैसे आशा वर्कर्स वगैरह क्या होती है कि घर-घर जाके जो है लोगों को काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब इसका देखिए आउटकम क्या निकल के आया है कि हमारा बर्थ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ में काफ़ी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब कह सकते हो, ठीक है? हो सकता था
हो सकता था ये सारी चीज़ें और भी बढ़ जाती। अब हालाँकि ऐसा तो नहीं हुआ है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ सालों में डेफ़िनेटली ये नंबर्स कम होने वाले हैं, ठीक है? जैसा कि आपको आजकल का माहौल दिख ही रहा है, कई लोग तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं आजकल, ठीक है? तो वो भी है, आजकल तो यूथ शादी से भी बहुत डर गए हैं, तो जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे? तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं दिख रहा है कि पॉपुलेशन तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होगी ज़रूर। और बाकी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ना? और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स भी हमारे यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है, ठीक है? उसको लेके ग्रेटर अवेयरनेस देखने को मिली है। मतलब आजकल लोग अवेयर हैं कि हाँ भाई, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे पैदा करने हैं। कुछ-कुछ लोग तो एक ही में, कुछ-कुछ लोग तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है? आजकल डिंक्स का भी ट्रेंड चला है। डिंक्स डबल इनकम नो किड्स ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ट्रेंड में आ रही हैं जिसकी वज़ह से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, धीरे-धीरे आगे होंगी। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन स्टेबलाइज़ेशन, ठीक है? तो पॉपुलेशन भी धीरे-धीरे हमारे यहाँ पे स्टेबलाइज़ हो रही है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे जो है देखने को मिल रहे हैं। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है, सिंपल सी बात है, आप लोग को दिख रहा है कि जो हमारा टोबैको है, ठीक है? उसका यूज़ कंट्रोल करने पे के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। चाहे वो स्मोक के थ्रू हो, चाहे वो हमारा जो भी पान मसाला, गुटखा वगैरह आते हैं उनके थ्रू हो, ठीक है? तो सभी के थ्रू हमारा टोबैको का यूज़ कम से कम हो, इस पे हमारा ये फ़ोकस करता है। बाकी ये 2007 से 8 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया और इसका जो मेन एम था वो यहाँ पे ये था कि हमारा जो टोबैको का यूज़ है वो कम से कम हो, है ना? मिनिमाइज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको ऑन पब्लिक हेल्थ। बाकी ये प्रोग्राम हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोबैको कंट्रोल लॉज। अब एक चीज़ समझना कि देखो, आपको पता है आज के दिन में जैसे इन सब का यूज़ तो बहुत हो रहा है, लेकिन इन सभी का एडवर्टाइज़मेंट डायरेक्टली नहीं होता है ना? कभी भी आपने किसी सिगरेट की ऐड नहीं देखी होगी, कभी भी आपने डायरेक्टली जैसे विमल का ऐड तो आप लोग देखते हो, लेकिन वो गुटखा नहीं होता है, वो विमल केसर इलायची का ऐड करते हैं। अब हालाँकि इलायची के आड़ में वो लोग गुटखा ही प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पैकेजिंग आप देख रहे हो दोनों की एकदम सेम रखते हैं। तो मतलब आजकल थोड़ा दूसरे तरीके से जो है ऐड हो रहे हैं, ठीक है? वो लोग कहीं न कहीं सिस्टम में लूप होल्स निकाल के ऐड कर तो रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो डायरेक्टली इन सभी चीज़ों का ऐड बैन है इन्हीं सारे प्रोग्राम्स की वजह से, है ना? बाकी अगर हम लोग देखें तो दिस प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोबैको कंट्रोल लॉज। और बाकी देखिए यहाँ पे क्या है कि टोबैको यूज़ आपको पता है कि टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम क्यों लाया गया? क्योंकि जो तम्बाकू है, टोबैको है, ये एक मेजर कॉज़ होता है कैंसर का, हार्ट डिजीज़ का, लंग डिजीज़ का, ठीक है? तो इन सभी से बचने के लिए, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम लाया गया। अब हालाँकि आपको पता है कि ज़्यादा तो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो टोबैको कंज़म्पशन है, ठीक है? उसका प्रेवलेंस कम से कम हो। प्रेवलेंस मतलब वही चीज़ है कि जो इतना फैला हुआ है, ठीक है? वो थोड़ा कम हो। लोगों में हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ टोबैको के प्रति अवेयरनेस हो। अब आपको पता है कि चाहे आप लोग सिगरेट का डिब्बा लो, चाहे ठीक है, तो उन सभी के पीछे क्या होता है? उन सभी के पीछे यहाँ पे प्रॉपर लिखा होता है टोबैको कैन लीड टू कैंसर, ठीक है? लिखा तो होता ही है। अब हालाँकि लोग पढ़ के भी पीते हैं, वो एक अलग बात है कि उनका दिमाग इतना ज़्यादा उस चीज़ के कंट्रोल में आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पे अब एट लीस्ट अवेयरनेस जो है डायरेक्टली फैलाई तो जा ही रही है। टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोबैको कंट्रोल लॉज, जैसे कि हमारा ये लॉ है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे इस लॉ के थ्रू ही हमारे जो भी ऐड वगैरह हैं वो बैन किए गए हैं। तो इन सभी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ये इसके लिए हमारा ये प्रोग्राम जो है फोकस करता है। और यहाँ पे टू हेल्प पीपल फॉर क्विटिंग टोबैको, अब यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह भी चलाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं लोगों को अगर उनको सिगरेट छोड़नी है। जैसे बहुत आसान नहीं होता है ना तम्बाकू वगैरह छोड़ना, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में हो, चाहे गुटखा के फॉर्म में हो। तो लोग अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए हमारे कुछ एनजीओज़ वगैरह भी इस प्रोग्राम के अंडर में चलाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि भाई देखो, सिगरेट का धुआँ क्या है? सिगरेट का धुआँ धुआँ है। चाहे आप खुद से पियो और चाहे कोई पी रहा हो आपके सामने, अगर आप उसके साथ में भी खड़े हो, तो भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोग पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो। आपको भी नुकसान हो रहा है वहाँ पे भी, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों से भी अवेयर करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम जो है चलाया गया। अब इसका फंक्शन देखें, अगर ये फंक्शन कैसे करता है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा ये अवेयरनेस फैलाता है, ठीक है? अब अवेयरनेस कैसे फैलाया जाता है? हमारा टीवी, रेडियो, पोस्टर्स के थ्रू, ठीक है? कि टोबैको कैन लीड टू कैंसर, लीव टोबैको। आपको पता है हर एक पिक्चर से पहले भी ऐड चलता है कि टोबैको कैन लीड टू कैंसर। आपने फ़िल्म वगैरह देखी होगी हॉल वगैरह में जाके, तो वहाँ पे भी सबसे पहले ऐड चला जाता है। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम मतलब कैम्पेन्स वगैरह तो चला ही जाते हैं। एजुकेशन दिया जाता है स्कूल्स और कम्युनिटीज़ में, ठीक है? और टोबैको जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे तो वार्निंग मैसेज रहता ही है ना? जैसे सिगरेट आप लोग पीते हो तो उसके पीछे साफ-साफ लिखा रहता है, मतलब आप लोग नहीं पीते हो तो पीना मत, ठीक है? अब
सेकंड हम लोग बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ COTPA के बारे में, तो देखिए ये हमारा वही जो है टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम क्या फोकस करता है, ये हमारा जो एक्ट है, ठीक है, ये एक्ट फोकस करता है कि जो भी स्मोकिंग है वो यहाँ पे पब्लिक एरियाज में बैन हो, बिल्कुल भी पब्लिक एरिया में स्मोकिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल हमारा बैन हो रखा है, और जो भी प्रोडक्ट की सेल है वो यहाँ पे 18 साल से कम के बच्चों को ना सेल किया जाए। मतलब आप लोग समझो ये जो है एक गुनाह है, ठीक है। मतलब इसकी सजा हो सकती है अगर यहाँ पे कोई पकड़ा जाए ऐसा 18 साल से कम के बच्चों को सिगरेट बेचता हुआ, ठीक है, तो ये प्रॉपर क्राइम के अंदर आ जाता है। और अगर हम लोग देखें तो स्कूल के आसपास भी यहाँ पे सिगरेट बिल्कुल भी नहीं बिक सकती हैं। तो ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम हमारा वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें टोबैको सीजेशन सर्विसेज, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे जो है टोबैको सीजेशन सेंटर्स हमारे स्टैब्लिश किए गए। ये सेंटर्स क्या करते हैं, ये सेंटर्स हमारे हेल्प करते हैं ऐसे लोगों को टोबैको छोड़ने में जो कि छोड़ना चाहते हैं। देखो सबसे पहले तो आप छोड़ना चाहना जरूरी है ना। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स के थ्रू भी हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है। फिर हम लोग देखें तो स्कूल एंड कम्युनिटी प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखिए हमारा स्कूल में भी एंटी टोबैको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। मतलब स्कूल में भी लोगों को अवेयर किया जाता है कि भाई देखो टोबैको वगैरह बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना है। टीचर्स और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है कि यहाँ पे आप लोग बच्चों को सही राय दें, है ना, सही मार्गदर्शन करें उनका। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर अवेयरनेस, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें ताकि अवेयरनेस और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग खुद ही एक दूसरे को अवेयर करें। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बात करें तो हमारे बहुत सारे सर्वे चलाए जाते हैं जो कि हमारा मॉनिटर करते हैं कि टोबैको का यूज किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे अब आजकल आजकल जनजीस में भी टोबैको का यूज काफी ज्यादा स्पेशली जो है सिगरेट के फॉर्म में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन सभी चीजों को भी मॉनिटर करता है, ठीक है, और यहाँ पे इवेल्युएट करता है कि जो भी पॉलिसी चलाई जा रही है, जो भी प्रोग्राम है, उनका इफेक्टिवनेस कितना है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन करता है। बाकी इसके आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब आपको पता है अब आज के दिन में अवेयरनेस तो बढ़ी गई है, जैसे लोगों को पता तो है कि टोबैको की वजह से कितना हार्म होता है। अब ऑल तो इसके बाद भी वो लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे ऐसा शायद ही कोई बंदा हो कि जो सिगरेट पी रहा है और उसको पता नहीं है कि सिगरेट उसके लिए अच्छी नहीं है। मतलब सिगरेट को अच्छा मान के तो कोई नहीं पी रहा है, लेकिन अब वही बात है कि एडिक्शन लग जाती है तो लग जाती है। उसके बाद रिडक्शन इन टोबैको कंजम्पशन, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा बहुत मतलब आप कह सकते हो कि धीरे धीरे हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि टोबैको कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो रहा है इंडिया में। हालांकि अब इसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे थियोरेटिकल आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा बहुत धीरे धीरे हमें कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एंटी टोबैको लॉज का इन्फोर्समेंट भी हमारा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे बिल्कुल भी बैन तो है ही है, एड्स तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथन तो हुई हैं। और यहाँ पे सजेशन सर्विस हमारी जो है इम्प्रूव एक्सपैंड हुई है। मतलब यहाँ पे जो भी सेंटर्स वगैरह हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं टोबैको छोड़ने में, ठीक है, उनका भी एक्सपेंशन हुआ है। और यहाँ पे पैसिव स्मोकिंग से बेटर प्रोडक्शन हमें देखने को मिला, मतलब लोग अवेयर हुए हैं, ठीक है, तो पैसिव स्मोकिंग कम से कम हो रही है। तो देखिए ये हमारा था नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो अब देखिए मलेरिया आप लोग ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में पढ़ ही चुके हो, कुछ नई चीज तो है नहीं। मलेरिया किसकी वजह से होती है, हमारे मच्छरों की वजह से होती है। लेकिन मच्छर क्या होते हैं, मच्छर इसके वेक्टर होते हैं। एक्चुअल में किसकी वजह से होती है, एक्चुअल में हमारी प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है। अब देखो इसके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे बात करने की जरूरत है, आप सभी को पता ही है, ठीक है, कि हमारी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है और फिर हमारा हमें जो है हमें मलेरिया देखने को मिलता है। और बाकी देखिए इंडिया में हमारा ये प्रोग्राम 1953 में स्टार्ट हुआ था क्योंकि उस टाइम मलेरिया के बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे थे। और बाकी बाद में यहाँ पे 1958 में ये प्रोग्राम हमारा नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे ये फोकस किया गया कि मलेरिया को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग आज की बात करें तो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, ये हमारा पार्ट किसका है, ये हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का पार्ट है। अब अगर आप लोग को याद हो, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था यूनिट 3 में, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम के अंडर हमारा ये प्रोग्राम चलता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम और भी चलते हैं जो कि हमारा डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस इन सभी को कवर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम कहीं ना कहीं वेक्टर, जो कि वेक्टर कौन होता है, मॉस्क्यूटो, ठीक है, मॉस्क्यूटो की वजह से ही ये सारी बीमारियां होती है। तो इन सभी पे हमारा ये प्रोग्राम फोकस करता है। बाकी इस प्रोग्राम का मेन एम है कि मलेरिया के जो भी केसेस, जो डेथ हैं, वो यहाँ पे कम से कम हो, ठीक है, और हमारा जो इंडिया है वो मलेरिया को एलिमिनेट करने की तरफ बढ़े। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी मलेरिया के इंसिडेंट्स हैं और मोर्टेलिटी है इसकी वजह से वो कम से कम हो, हमारा डायग्नोसिस अचीव हो, है ना, कंप्लीट ट्रीटमेंट हमें देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे जो भी मॉस्किटो की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो, वो कम से कम हो। उसके बाद यहाँ पे मलेरिया के जो आउटब्रेक, मतलब अचानक से मलेरिया के जो केसेस जो है अचानक से देखने को मिल जा रहे थे, वो यहाँ पे कम से कम हो, वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो। और यहाँ पे जो इंडिया है वो मलेरिया को एलिमिनेट करने की तरफ बढ़े, मतलब इंडिया से मलेरिया
नाम की बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इन सभी चीज़ों पे हालाँकि ये प्रोग्राम फ़ोकस करता है। अब मलेरिया के बारे में थोड़ा-सा बात करें तो मलेरिया हमारी एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, जो कि हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है। ये पैरासाइट को जो हमारा इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है, वो हमारी बॉडी में एंटर कर देती है। बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे क्योंकि आप सभी को आई होप पता हो, सेकेंड यूनिट भी आपने पढ़ी है। अब प्लाज्मोडियम पैरासाइट की भी बहुत सारे हमारी अलग-अलग टाइप की स्पेसीज़ होती हैं, जैसे वाइवैक्स, फॉल्सीपेरम, ठीक है? और हमारा यहाँ पे मलेरी, ठीक है? और हमारा ओवेल, तो ये सारी हमारी अलग-अलग स्पेसीज़ होती हैं। बाकी अगर हम लोग सिम्पटम्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए मलेरिया में हमें बहुत ज़्यादा फीवर देखने को मिलता है, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और स्वेटिंग भी देखने को मिलेगी। हेडेक हो गया, नॉजिया, वोमिटिंग, बॉडी एक मतलब पूरी बॉडी में भी दर्द देखने को मिल सकता है, और सीवियर केस में एनीमिया और ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मलेरिया को अर्ली स्टेज में ही ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। फंक्शनिंग की बात करें तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, ये फंक्शन करता है कि जो भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है, वो जल्द से जल्द हो, है ना? अर्ली डायग्नोसिस हो। अर्ली डायग्नोसिस कैसे होगा? जो भी अगर कभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको बुखार आ रहा है, ठंडी लग रही है, तो उसको तुरंत अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, है ना? और यहाँ पे अगर ऐसा मलेरिया पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो वहाँ पे एंटी मलेरिया ड्रग्स यहाँ पे ऑफर करी जाएँ। कंप्लीट क्योर और यहाँ पे स्प्रेड यहाँ पे प्रिवेंट हो। उसके बाद देखिए वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल का मतलब है कि मलेरिया हो किसकी वजह से रहा है? हो तो इसी मच्छर की वजह से रहा है ना, इस मॉस्किटो की वजह से, तो हमें इसको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने घरों में इंसेक्टिसाइड्स को जो है ऐसे स्प्रे करके रखना है। उसके बाद हमें मच्छरदानी का यूज़ ज़रूर करना है मॉस्किटो नेट्स का। और यहाँ पे जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स हैं, देखो मॉस्किटो पैदा कहाँ होते हैं, मॉस्किटो कहाँ ग्रो करते हैं? ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब कि रुका हुआ पानी। तो हमें पानी कहीं भी रुकने नहीं देना है। उसके बाद अवेयरनेस एंड आईसी एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई आप लोग मॉस्किटो नेट्स यूज़ करिए, अपने आस-पास की सराउंडिंग क्लीन रखिए, अर्ली ट्रीटमेंट लीजिए अगर बिल्कुल भी आप लोग को लग रहा है ऐसा कुछ कि मलेरिया वगैरह है। सर्विलेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी मलेरिया के केसेज़ हैं, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है ना? आउटब्रेक्स और जो भी अगर कहीं लगता है कि मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ पे तुरंत जो है क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता है ना? लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो हमारे यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स और स्टाफ को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो यहाँ पे मलेरिया से लोगों को प्रिवेंट कर सकें, और यहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस प्रोग्राम के अंडर में फंक्शन करती हैं। अब इसके आउटकम की बात करें तो यहाँ पे देखिए आज के दिन में मलेरिया के केसेज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने को मिला है डेफिनिटली। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी हमारी इम्प्रूव हुई हैं, और यहाँ पे आज के दिन में थोड़ा बहुत कह सकते हो मॉस्किटो नेट्स वगैरह का यूज़ भी थोड़ा-सा जो है प्रमोट हुआ है, थोड़ा बढ़ा है ना? और यहाँ पे मलेरिया एलिमिनेशन गोल्स की तरफ भी हम लोग यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे हमारे इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली। तो यहाँ पे देखिए बात करें हम लोग अपने नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली के बारे में, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इस नाम से ही समझ सकते हो कि जो एल्डर लोग होते हैं, मतलब पेशेंट यहाँ पे मत बोलिए, जो भी ओल्ड एज के लोग होते हैं, उन सभी की हेल्थ को केयर करने के लिए या फिर उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जो प्रोग्राम यहाँ पे चलाए गए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या-क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 2010 से 2011 के बीच में लॉन्च किया गया था। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सिंपल सी बात है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो भी ऐसे लोग हैं जो या तो 60 साल के या तो 60 साल से ऊपर है, उनकी कह सकते हो हेल्थ को कह सकते हो प्रमोट करने पे फोकस करता है, या फिर उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज पे फोकस करता है। अब देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के दिन में क्या है, आज के दिन में जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यहाँ पे काफी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब अब देखिए दोनों ही चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कुछ-कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 70-80 साल तक बहुत अच्छे से जी रहे हैं, है ना? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ-कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत कम एज तक ही जी पा रहे हैं, है ना? या फिर उन लोगों को बहुत कम एज में ही बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि जैसे-जैसे यहाँ पे एज बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब एज बढ़ती है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एज रिलेटेड होती हैं, वो यहाँ पे लोगों को घेरना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि कुछ हमारी क्रॉनिक डिजीज, जैसे आपको पता है एज के साथ साथ क्या होता है कि लिवर उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है ना? किडनी के फंक्शंस यहाँ पे धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, और स्पेशली जो डायबिटीज वगैरह, ये सारे हमारे एज रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल्दो ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन एज के साथ साथ इनके होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ इशू भी लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना? एज के साथ साथ क्या होता है, एज के साथ साथ थोड़ा सा मेंटल हेल्थ भी। अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ का मतलब डिप्रेशन से नहीं है, बल्कि थोड़ा सा उनकी सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बाकी देखिए वही चीज़ है कि ये प्रोग्राम जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में काम करता है, और ये प्रोग्राम हमारा फोकस करता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इनको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सके, और जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एज के साथ भी बरकरार रहे, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करी जा सके।
यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू एल्डरली पीपल, ठीक है। मतलब वही चीज है कि जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, ठीक है, या फिर ओल्ड एज के जो भी लोग हैं, उनको जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे जाए अफोर्डेबल रेट्स में, ठीक है। उनको एसेसिबल मतलब ऐसा ना हो कि उनको हेल्थ केयर सर्विसेज मिल ही नहीं पा रही हैं, और जो भी मिल रही है वो अच्छी क्वालिटी की हो। बाकी यहाँ पे वही चीज है कि हेल्दी एजिंग प्रमोट करना है, कि ऐसा ना हो कि एज के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि एज के साथ साथ भी यहाँ पे लोग हेल्दी रहे, है ना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे बढ़िया रहे। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी ना हो, डिपेंडेंसी ना हो। जैसे आप लोग को पता है धीरे धीरे जब एज के साथ साथ क्या होता है, लोगों को चलने फिरने की प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग डिपेंड हो जाते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे उतने अच्छे नहीं होते हैं, है ना, तो वो ख्याल भी नहीं रखते हैं, तो डिपेंडेंसी ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। और बाकी जो गैरियाट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, देखो गैरियाट्रिक का मतलब ही होता है कि ओल्ड एज को फोकस में रखते हुए जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना, मतलब उनको और ज्यादा मजबूत बनाना, उन पे और ज्यादा फोकस करना, उन पे और ज्यादा रिसोर्सेज डेवलप करना, ये सभी इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे एल्डरली हेल्थ इश्यूज के लिए भी थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना कि हाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखो, अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे वही चीज है कि आप लोग जब बचपन से, ठीक है, या फिर स्पेशली कह सकते हो अपनी यंग एज से ही जब यहाँ पे आप लोग एक अच्छा खाना खाओगे, ठीक है, अच्छी डाइट मेंटेन रखोगे, तो ही यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा कि एज के साथ भी आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। वरना स्टार्टिंग में क्या होता है कि यंग एज में जब तक बॉडी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहते हैं, क्योंकि तब उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है ना, क्योंकि तब बॉडी हैंडल कर लेती है। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें बॉडी में जमा तो हो रही है ना, बॉडी को खराब कर रही है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और एट लास्ट में क्या होता है कि जब वो लोग अपनी 50-60 की एज तक पहुंचते हैं, तो उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो अवेयरनेस है वो भी यहाँ पे फैलाई जा रही है कि भाई आप लोग यहाँ पे अपनी डाइट का ध्यान रखो, यंग एज से ही अपने ऊपर फोकस करो, है ना, हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज पर फोकस करो, इन सभी चीज़ों पे फोकस करता है ये प्रोग्राम। बाकी यहाँ पे देखिए यही है कि जो हमारा बाकी ये प्रोग्राम, तो देखिए अब ये प्रोग्राम तो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करता है, मतलब ये प्रोग्राम इस चीज़ पे फोकस नहीं करता है कि यंग लोग अपनी जो है डाइट का ध्यान रखें। ये तो प्रोग्राम इसी पे फोकस करता है कि अब अगर मान लो कोई ओल्ड एज का पेशेंट हो चुका है, ठीक है, और उसको अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में हो रही है, तो वहाँ पे उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करा जा सके और उनको अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंडर में जो है फंक्शन होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सर्विस डिलीवरी एट डिफरेंट लेवल्स, तो यहाँ पे जैसे जो भी हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, जो भी हमारा कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विस है, या फिर जो रीजनल गैरियाट्रिक सेंटर्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, इन सभी में हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करे जाए। जैसे अगर मान लो कोई रूरल एरियाज में है, ठीक है, तो रूरल एरियाज में पीएचसीज के थ्रू हमारी सर्विसेज दी जाए, और अर्बन सिटीज में हमारा सीएचसी और मेडिकल कॉलेजेस, इन सभी के थ्रू हमारी एडवांस केयर और ट्रीटमेंट हमारा ऑफर करा जाए। ये हमारा इस प्रोग्राम का फोकस होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करें गेरियाट्रिक केयर सर्विसेज के बारे में, तो यहाँ पे वही चीज है कि जो भी ओल्ड एज के लोग हैं, ठीक है, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होता रहे, क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट हो, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, अगर ये सारी चीजें हैं तो इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर चलता रहे, है ना, इनका मैनेजमेंट होता रहे। फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सर्विस, मतलब अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उनको चलने फिरने में उनकी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे उनको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करना, उनकी लाइफ को पहले जैसा करना, उनको बेटर करना, और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आउटरीच सर्विस, मतलब यहाँ पे अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जो कि यहाँ पे बेड रिडन है, मतलब यहाँ पे फिर वो चल भी नहीं सकता, वो बेड पे ही रहता है, तो वहां पे घर घर जाके लोगों को सर्विसेज देना, है ना, कम्युनिटी हेल्थ कैंप्स लगाना, और आशा वर्कर्स यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती हैं, जो कि एल्डरली पेशेंट्स को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, डेवलप करते हैं। अवेयरनेस एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और डिजीज प्रिवेंशन के लिए एजुकेशन देते हैं, और एक्टिव और हेल्दी एजिंग को हम लोग यहाँ पे प्रमोट करते हैं। अब इसके आउटकम की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी हेल्थ केयर एक्सेस है, ठीक है, तो एल्डरली हेल्थ केयर एक्सेस में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। गिरियाट्रिक क्लिनिक्स का भी एस्टेब्लिशमेंट हमें काफी ज्यादा देखने को मिला है, मतलब ऐसी क्लिनिक्स हमें देखने को मिली है जो कि फोकस करती हैं हमारी ओल्ड एज पेशेंट्स पे। और उसके बाद यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज का बेटर मैनेजमेंट भी इस प्रोग्राम के थ्रू हमें देखने को मिला है। फिर हमारा कह सकते हो एल्डरली हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है ना, अवेयरनेस फैली है, और यहाँ पे एल्डर पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंप्रूव देखने को मिली है। तो अब देखो मिली हो ना मिली हो, आप लोग को तो लिख के आना है ना, आउटकम हमें यही सारी चीजें लिख के आनी कि हाँ जो प्रोग्राम जिस लिए चलाया गया वो सक्सेसफुल हुआ है। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे सोशल हेल्थ प्रोग्राम भी आप लोग के सिलेबस में दे रखा है लास्ट में। तो देखो क्या सोशल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, यही जो आपने अभी तक पढ़ा इन्हीं को तो बोलते हैं सोशल हेल्थ प्रोग्राम। यानी देखिए यहाँ पे सोशल हेल्थ प्रोग्राम बोलो, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बोलो, ये सारे क्या है, ये सारे मतलब कह सकते हो सोशल हेल्थ प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि हमारा ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, मतलब बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, है ना, ताकि जो भी हेल्थ स्टेटस है लोगों का वो यहाँ पे इंप्रूव हो थ्रू सोशल मेजर्स। अब देखो सोशल मेजर्स का मतलब है
सोशल मीडिया का मतलब क्या है कि हमारे सोसाइटी में जो भी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन कैसी है, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, पानी कैसा है, सैनिटाइजेशन कैसा है, ठीक है, इन सभी चीजों के थ्रू हमारा जो है हेल्थ इंप्रूव हो, है ना, लोगों की लाइफ इंप्रूव हो, नॉट जस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ना हो कि सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे अब आपको पता है, मान लो मलेरिया है, तो मलेरिया क्यों फैलता है? मलेरिया यहाँ पे सबसे ज्यादा गंदी जगहों पे फैलता है, जहाँ पे सैनिटेशन अच्छा सा नहीं होता है, जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं होते। जैसे लोग जब एजुकेटेड नहीं होते तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है, वो लोग जान ही नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारे फ़ोकस करते हैं। बाकी वही चीज़ है कि ये हमारा फ़ोकस करता है प्रिवेंशन, अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू अचीव बेटर पब्लिक हेल्थ। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखो, सोशल हेल्थ प्रोग्राम कोई अलग सा प्रोग्राम नहीं है। मतलब आप लोग ये मत सोचो ये हम लोग कोई अलग प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। ये सारे जो प्रोग्राम हमने अभी तक पढ़े ना, ये इसी सोशल हेल्थ प्रोग्राम के पार्ट हो जाते हैं, है ना? समझ लो। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लोग यहाँ पे अवेयर हों अपनी हेल्थ को लेके, और यहाँ पे एजुकेशन मिले उनको यहाँ पे अलग अलग बीमारियों के लिए। उसके बाद मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव हो, यहाँ पे सभी को जो है एक जैसा, इक्विटेबल का मतलब होता है सभी को इक्वल हेल्थ केयर एक्सेस हो। और उसके बाद यहाँ पे हेल्थी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस यहाँ पे इंकरेज हो, है ना, लोग यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थी लाइफ जिए। इन सभी चीजों पे हमारा ये प्रोग्राम जो है फोकस करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा आता है रोल ऑफ WHO इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो देखिए, इंडिया में जो भी प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ये किस तरीके से हेल्प करता है? तो देखिए, WHO आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसको 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन एम क्या है? देखो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड की हेल्थ पे फोकस करता है। मतलब यहाँ पे ये पूरे ग्लोबल हेल्थ पे फोकस करता है कि जितनी भी कंट्रियां हैं इस दुनिया में, ठीक है, सभी के अंदर हेल्थ इंप्रूव हो, है ना, डिजीज कम से कम हो। क्योंकि देखिए, अब आपको पता है कि कोरोना ऐसा, जैसे सोर्सेस तो यही थे ना कि कोरोना चाइना से ही तो सभी जगह फैला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि किसी एक कंट्री में अगर कोई महामारी फैल रही है तो उससे दूसरी कंट्रियां नहीं अफेक्ट होंगी। तो हमें वही बात है कि जो WHO ये देखता है कि भाई हर जगह कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ऐसा आउटब्रेक किसी भी जगह ना हो, क्योंकि फिर उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल लेवल पे खतरा हो सकता है। और इसका हमने लाइव एग्जांपल जीते जी देख ही रखा है, ठीक है। तो वही बात है। बाकी अगर हम लोग देखें तो इट प्रोवाइड्स टेक्निकल गाइडेंस, रिसर्च एंड सपोर्ट टू कंट्रीज लाइक इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, जो भी ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है, अब जैसे इंडिया तो धीरे धीरे काफी डेवलप्ड हो ही गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रियां भी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी वो डेवलप नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं। तो उन सभी को यहाँ पे जो भी गाइडेंस होती है, सपोर्ट होता है, वो भी WHO प्रोवाइड करता है। और बाकी यहाँ पे ये मेजर रोल प्ले करता है प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया के अंदर जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उनमें WHO बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रोवाइड करता है टेक्निकल गाइडेंस। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी प्रोग्राम अगर आप लोग इंडिया में चला रहे हो, ठीक है, तो इंडिया में जो भी प्रोग्राम है, तो ठीक है, तो उसकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इन सभी के रिलेटेड हमारा टेक्निकल गाइडेंस जो है प्रोवाइड करता है WHO। जैसे मान लो इंडिया में कोई प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है ना, और वहां पे मान लो इंडिया में अभी उस डिजीज के लिए, मान लो किसी डिजीज के लिए, मान लो इंडिया में कोई प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, और वहां पे मान लो इंडिया को भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन किसी पार्टिकुलर कंट्री में वो डिजीज पहले ही फैल चुकी है और उसको बहुत अच्छी तरीके से उस कंट्री में कंट्रोल भी किया गया है। तो WHO क्या होगा? WHO वहां पे उस कंट्री में जो भी मीजर्स अपनाए गए थे, उन सभी की गाइडेंस यहाँ पे इंडिया को भी देगा, ठीक है, ताकि इंडिया भी उन मेजर्स को अप्लाई कर सके। और उसके बाद यहाँ पे वही चीज है कि इंडिया अपना प्रोग्राम अच्छे से कैसे डिजाइन करे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेस पे, है ना, कि जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का यूज करें, कि जो भी अदर कंट्रीज में भी जो लोग यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इंडिया में भी यूज हो, तो वो उसके लिए भी जो भी गाइडेंस होता है वो कौन देता है? हमारा WHO ही देता है। उसके बाद एग्जांपल के लिए बात करें तो हमारा जो भी टीबी, मलेरिया, HIV कंट्रोल है, इसके लिए जो भी गाइडलाइंस है वो यहाँ पे WHO ने ही इंडिया को दी हुई है। सेकंड, हम लोग यहाँ पे बात करें डिजीज सर्वेलेंस एंड डाटा सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, जो WHO है वो यहाँ पे हमारा, जो हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमारा WHO बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमारा डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में हमारा जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, और आउटब्रेक्स और एपिडेमिक्स को हमारा यहाँ पे मॉनिटर करता है, कि मतलब कहीं किसी जगह ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा बीमारियां एक साथ ही बहुत जगह फैल रही है। तो इन सभी को मॉनिटर करने में भी WHO अपना रोल प्ले करता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, जो WHO है, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई बीमारी है जो कि इंडिया में अभी नई नई आई है, इंडिया में जो वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो यहाँ पे ज्यादा ट्रेन नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में भी WHO अपना रोल प्ले करता है, और हमारे इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है, वर्क फोर्स को स्किल प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे हमारा फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब जैसे मान लो अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडिया में किसी फाइनेंशियल मान लो किसी चीज की कमी है, तो वहां पे
थोड़ा बहुत कह सकते हो लिमिटेड फंडिंग भी प्रोवाइड करता है। जैसे अब डब्ल्यूएचओ के पास ऐसा तो है नहीं कि उसके पास बहुत ज़्यादा कोई पैसा है, लेकिन एक लिमिटेड फंडिंग यहाँ पे डब्ल्यूएचओ प्रोवाइड भी करता है अगर ऐसी ज़रूरत होती है किसी भी कंट्री को, इंडिया को भी मान लो, किसी भी कंट्री को। और जो ग्लोबल रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करता है। देखो, ग्लोबल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब देखो, मान लो इंडिया में कोई प्रॉब्लम है और उसकी जो दवा है वो मान लो इंडिया में नहीं है बल्कि वो किसी और कंट्री में है, तो उस कंट्री से दवा इंडिया में आ पाए, इसमें भी डब्ल्यूएचओ अपना रोल प्ले करता है, हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड वैक्सीन, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक किट्स व्हेन नीडेड। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर कुछ भी ऐसी नीड होती है जो कि इंडिया के पास नहीं है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में डब्ल्यूएचओ अपना रोल प्ले करता है। और प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में जो भी सपोर्ट होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था, तो इनके एजुकेशन में भी हमारा डब्ल्यूएचओ जो है हेल्प प्रोवाइड करता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सके। और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बात करें तो हमारा जो है प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। और यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे डब्ल्यूएचओ को लगता है कि इंडिया में जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें किसी चीज की कमी है, तो वहां पे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बेस पे वहां पे इंप्रूवमेंट भी सजेस्ट करता है। मतलब अगर मान लो किसी दूसरी जगह वो प्रोग्राम चल रहा है और वहां पे वो लोग और ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इंडिया में अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है और वहां पे क्यों हो पा रहा है, तो उन सभी के रिलेटेड गाइडेंस भी हमारा यहाँ पे डब्ल्यूएचओ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए, इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट कवर हो जाती है। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था, ठीक है? थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोग को बता दी, बाकी आप लोग को पढ़ना ही है, इसमें थोड़ा-सा रटना ही है, बाकी इसमें कैसे लिखना है ये मैंने आप लोग को यूनिट 3 में बता ही दिया था, है ना? सभी में काफ़ी कॉमन चीज़ें ही हैं, अगर कोई ऐसा भी प्रोग्राम आ जाता है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, उसको भी आप लोग छोड़ के मत आना, सब कुछ लिख के आना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।